नमस्कार दोस्तों। नेट चलिए एक बार थोड़ा सा गला सूख रहा है, मौसम चेंज हो रहा है। ठीक है, तो माफी चाहते हैं। ठीक है, कल थोड़ा सा यात्रा थी हमारी और थके हुए भी हैं। आज कल चित्रकूट चले गए थे तो इसलिए थोड़ा सा जानते हैं हरासमेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग जुड़ जाइए टीचर्स एकेडमी के प्लेटफॉर्म से। चलिए, तो आज मैं आपको मैथ्स का क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। प्रीवियस ईयर में आपने देखा होगा 2018 में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कराया था, जो आपका एग्जाम में हुआ था पेपर। तो चलिए उसको हम सॉल्व कराते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कौन कौन लोग जुड़ गए इसमें। तो प्राची, गुड मॉर्निंग। कौन जुड़ा है? श्रद्धा वर्मा, हाँ, जय हिंद जय हिंद। और कौन है यहाँ पे? संदीप कुमार है। अच्छा, आप सबका स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। आज की भी क्लास बहुत बेहतरीन होने वाली है। थोड़ा सा गला सूख रहा है, पानी पी लेते हैं तब हम शुरू करते हैं। चलिए तो देखते हैं, आ जाइए क्लास में फटाफट। देखिए आपके बार आपको बता भी दूं कि यूपी टेट 2026 का नया बैच प्रारंभ हो गया है। 1 to 5 के क्लास का भी और 6 to 8 क्लास का। ये सारे हमारे टीचर्स हैं जो अपने विषय के पारंगत हैं। सभी टीचर एक से बढ़कर एक हैं। ठीक है, आप सभी लोग लगातार जुड़े रहिए, आपकी क्लासेस बहुत बेहतरीन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, यदि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो पहला है मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और क्या है बताइए? शुक्रवार। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा कि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो इसमें से कितने लोग बताएंगे इसका आंसर? शुक्रवार है और 61 दिनों बाद पूछ रहा है, तो चलिए बताइए। मंगलवार होगा, बुधवार होगा, बृहस्पतिवार होगा, शुक्रवार होगा? देखते हैं कितने लोगों ने आंसर दिया है इसका। चलिए अभी तो फिलहाल किसी ने आंसर नहीं दिया, चलिए हम बता देते हैं। तो वैसे दिया है कि 4/8/2017 को शुक्रवार है तब 61 दिनों बाद कौन सा दिन होगा? तो देखिए हम करेंगे क्या यहाँ पे, 61 में हम सीधे किससे भाग दे देंगे बताइए? 7 से। ठीक है ना, 7 से भाग दिया जाता है, इससे विषम दिन निकलवाया जाता है। ठीक है, विषम दिन समझते होंगे, एक सप्ताह में होता है 7 दिन, 7 से भाग दे देंगे। ठीक है, तो जितना भी शेष आएगा, ठीक है, जो भी दिन हुआ होगा उसमें हम जोड़ देंगे और जो भी उस प्रकार दिन प्राप्त होगा वो हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे होगा, ध्यान दीजिएगा। 61 में अगर हम 7 से भाग दें, 7/56, 61 में से 56 गया, कितना आएगा? शेष 5 शेष आएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए पूछा है कि शुक्रवार से 61 दिन बाद का दिन पूछा है। शुक्रवार से 61 दिन बाद का दिन पूछा है, तो बताइए 61 दिन तो आप काउंट नहीं कर सकते। 61 में 7 से भाग दे दो, कितना आ गया? 5। तो यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, यानी शुक्रवार के बाद ये जो 5 आया है, देखिए 1 2 3 4 5। तो ये बताइए शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, सोमवार, ठीक है, मंगलवार और क्या हो गया बताइए? बुधवार। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर बोला 61 दिनों के बाद, मतलब ये हो जाएगा कि 5 दिनों के बाद। ये बताइए अगर बोलता कि शुक्रवार के बाद का 5वां दिन, अगर ऐसा बोला होता तो बुधवार आंसर होता, लेकिन यहाँ बोला है 61 दिनों के बाद। मतलब ये हुआ कि 61 में हमने 7 से भाग दिया तो 5 शेष बचा, तो 61 दिनों के बाद से मतलब यहाँ हो गया कि 5 दिनों के बाद। तो शुक्रवार के 5 दिनों के बाद, यानी कि शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार और उसके बाद कौन सा दिन हो जाएगा बताइए? बृहस्पतिवार हो जाएगा। कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का आंसर कई लोग बुधवार लगाते हैं, तो देखते हैं किसका किसका सही है इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे बुधवार आंसर नहीं होगा। ठीक है, संदीप कुमार ने बी ऑप्शन लगाया, श्रद्धा वर्मा ने भी बी लगाया है, संदीप कुमार ने भी बी लगाया है। आपको बता दें कि यहाँ पर आंसर आपका बुधवार नहीं होगा, क्योंकि आप देखिए बोला है 61 दिनों के बाद, तो हमने 61 में 7 से भाग दिया तो शेष आया 5, मतलब शुक्रवार के 5 दिनों के बाद, यानी शुक्रवार को छोड़कर। ध्यान दीजिएगा, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब वो छोड़कर। ठीक है, तो शुक्रवार को छोड़कर अब बाकी जो 5 दिन है उनके बाद, तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? यहाँ पे बृहस्पतिवार, यानी शुक्रवार को नहीं काउंट करना है। ठीक है, तो शनि, रवि, सोम, मंगल, बुध और इनके बाद अगर देखा जाए तो कौन सा दिन हो रहा है बताइए? बृहस्पतिवार। तो बुधवार आंसर नहीं होगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पतिवार।
चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए ये आपको बता दो कि 2018 में पेपर आया था, ठीक है ना, 2018 का हम प्रीवियस ईयर पेपर करा रहे हैं। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो दिए गए चित्र में ए बी समानांतर है सी डी के, ठीक है। ये ए बी है, किसके समानांतर है बताइए, सी डी के समानांतर है, ठीक है। इसमें कुछ वैल्यूज हैं जो आपको दिख नहीं रहे होंगे, कायदे से थोड़ा हम बता देते हैं। देखिए यहाँ पर जो है x डिग्री है, ठीक है, और यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 120, ठीक। यहाँ पर y है, ठीक, और ये जो कोण है कितना बताइए, 110 अंश है, ठीक। यहाँ पर P है, ये A, ठीक। यहाँ पर देख लीजिए B हो गया, ये M है, ठीक। यहाँ पर N और यहाँ पर D है, ठीक, और यहाँ पर Q, ठीक, और यहाँ पर C है, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, देखिए इसमें पूछ रहा है y में से x को घटा दीजिए तो मान क्या आएगा, ठीक है। तो दो चीजें दिए हैं यहाँ पे, ए बी दिया है किसके समानांतर, सी डी के समानांतर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी समानांतर है, ए बी और सी डी समानांतर है, और इनको दो तिर्यक रेखाएं काट रही है, एक तिर्यक रेखा पी क्यू है और एक कौन है बताइए, एम एन है, ठीक है। तो ये जो रेखाएं काटते हैं, तिर्यक रेखाएं काटते हैं, तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि इनके एक तरफ के अंतःकोणों का योग, मतलब इसका योग और इसका योग कितना हो जाएगा बताइए, 180 अंश हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों का योग क्या होगा बताइए, 180 अंश। आप पढ़े होंगे कि दो समांतर रेखाओं को अगर कोई तिर्यक रेखा काटती है, ठीक है ना, यदि कोई रेखा उसको काटती है तो उसके एक तरफ के अंतःकोणों का योग क्या होता है बताइए, 180 अंश होता है। तो चलिए बता देते हैं, अगर यहाँ 110 है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बताइए, 110 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, देखिए शीर्षाभिमुख कोण है, ये कोण और ये कोण, ठीक है ना, जिनका मुंह आमने सामने होता है। देखिए कह सकते हैं चिड़िया की चोंच, देखिए ये चिड़िया की चोंच है और ये भी चिड़िया की चोंच है, दोनों चोंच क्या है, आमने सामने है, ठीक है ना। तो यहाँ बन जाएगा शीर्षाभिमुख कोण, क्या बन जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। अगर ये 110 है तो ये भी 110 हो गया। अभी हमने बताया था यदि कोई रेखा इन दोनों समांतर रेखाओं काट रही है तो इनके एक तरफ के अंतःकोण, एक अंतःकोण 110 है और एक कौन है बताइए, y है, इन दोनों का योग कितना आना चाहिए, 180 अंश आना चाहिए। तो ध्यान दीजिए, अगर यहाँ 110 है तो यहाँ क्या होगा कि 110 में जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर आएगा कितना अंश बताइए, 70 अंश, ठीक है। क्योंकि इन दोनों का योग क्या आना चाहिए बताइए, इन दोनों का योग आना चाहिए 180 अंश। क्लियर है, ठीक है, आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पे y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू कितना आया है, 70 अंश, ठीक है। y का वैल्यू आ गया 70 अंश, ठीक। सेम वही चीज देखिएगा, mn यहाँ पर तिर्यक रेखा है, इसके भी एक तरफ के अंतःकोणों का, यानी इस कोण का योग, यानी इसका 120 अंश का और इसका योग, दोनों का योग क्या आना चाहिए बताइए, 180 अंश आना चाहिए, ठीक है। तो अगर 120 है तो आप सभी लोग बताइए कि 120 में यहाँ पर हम क्या जोड़े कि 180 आ जाए, क्या जोड़ेंगे यहाँ पे, अगर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं कितना, 60 अंश, यानी कि देखिए इस तिर्यक रेखा के इस तरफ के अंतःकोणों का योग 180 अंश, 110 और 70, देखिए 180 आ रहा है। उसी तरह यहाँ पर 120 और 60 कितना आ रहा है, 180 आ रहा है। और अभी हमने बताया था कि इन दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ था तो शीर्षाभिमुख कोण था। तो उसी तरह देखिए x का और 60 अंश वाले कोण का मुंह आमने सामने है, तो दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे, और दोनों शीर्षाभिमुख कोण होंगे तो इसका मतलब ये होगा ये दोनों बराबर होंगे, और दोनों बराबर होंगे तो x का मान कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 60 अंश, ठीक है। x का मान कितना हो जाएगा यहाँ पे, 60 अंश हो जाएगा। तो यहाँ पर पूछा क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछा है y अंश माइनस x अंश बराबर क्या होगा। y का मान देखिए कितना आया, y का मान आया 70 अंश, ठीक है। और x की अगर बात करें तो x का मान आया है 60 अंश, और 70 में से 60 घटा दो कितना हो गया बताइए, 10 अंश हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बताइए, ए। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर आया है। चलिए श्रद्धा वर्मा ने बताया दूसरे का ए, बहुत बढ़िया श्रद्धा जी। और कौन, जितेंद्र राठी, इन्होंने भी, बहुत बढ़िया राठी जी, आपने भी बताया दूसरे का ए। चलिए बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या होगा बताइए, दूसरे नंबर वाले का ऑप्शन नंबर ए आंसर आ जाएगा 10 अंश। तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बस आपको रूल्स मालूम होने चाहिए, कौन सा शीर्षाभिमुख कोण होता है, समांतर रेखा को जब भी काटते हैं तो क्या क्या चीजें बनती हैं, ठीक है, वो चीजें हो गई। शीर्षाभिमुख कोण हमने आपको बता ही दिया, और तिर्यक रेखा के एक तरफ के अंतःकोणों का योग क्या होता है, 180 अंश। तो कुछ नियम इनमें होते हैं जिनको आप तैयार रखेंगे तो कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो चलिए फटाफट बताइए, देखते हैं कितने आंसर बताते हैं इसका। चलिए देखा जाए कितने आंसर इसका बताते हैं। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को
रुपए 390 पर बेचने पर क्या होता है बताइए, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताएं। चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है। चलिए अभी बड़ा सन्नाटा लग रहा है भाई, देखते हैं कितने लोग आंसर आता है। इस क्वेश्चन पे इतना टाइम लगना ही नहीं चाहिए, इस क्वेश्चन पे इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलिए बताइए क्या आंसर हो जाएगा इसका। यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को रुपए 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। 321 होगा, 323 होगा, 324 होगा, 325 होगा। चलिए बहुत समय लग रहा है, चलिए हम आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे, यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो 20% को हम क्या बोलते हैं, 20% को बोलते हैं 1/5। ठीक है, थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए तो 20% का लाभ होता है, 20% को क्या बोलते हैं बताइए, 1/5 बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि अगर 20% को 1/5 बोलते हैं तो नीचे वाला हमेशा आधार होता है, क्या होता है बताइए, क्रय मूल्य। ठीक है, और ये बताइए अगर 5 क्रय मूल्य है, 1 लाभ हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि सीपी यानी क्रय मूल्य है 5। ठीक है, और 1 लाभ पर बेचा जा रहा है, तो 5 रुपए का सामान अगर 1 रुपए लाभ पर बेच रहे हैं तो कितने में बेचेंगे, 6 में बेचेंगे। तो देखिए यहाँ पर 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर एक अनुपात बना सकते हैं, यानी क्रय मूल्य 5 हिस्सा, विक्रय मूल्य है कितना, 6 हिस्सा। तो चलिए देखते हैं किसी का आंसर आया है कि नहीं आया है। तीसरे का डी, चलिए बहुत बढ़िया, जितेंद्र राठी जी ने बताया तीसरे का डी। चलिए तो देखिए कैसे करेंगे, क्रय मूल्य 5 हिस्सा, विक्रय मूल्य 6 हिस्सा, और यह ध्यान दिया कितने में बेचा गया था, 390 में, तो विक्रय मूल्य के नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे, तो 390 6 का कितना गुना है, देखिए 6 के 36 का 6 हासिल 3, 6 5 30। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बेटे, 65 गुना। अगर विक्रय मूल्य 65 गुना तो क्रय मूल्य भी 65 गुना। ध्यान दीजिए, 5 5 25, 5 6 30, 2 32। आंसर क्या हो जाएगा बताइए आपका, 325 रुपए। यानी तीसरे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए देखते हैं किसका किसका आ गया है। श्रद्धा वर्मा जी का भी आ गया तीसरे का डी, जितेंद्र राठी आपका भी आ गया तीसरे का डी। चलिए बहुत बहुत बधाई हो आपको, बहुत ही बेहतरीन। चलिए तो इस समय थोड़ा सा आप देख ही रहे होंगे, होली का समय आ रहा है। ठीक है, तो आप सभी लोग थोड़ा होली की तैयारियों में भी लगे होंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा त्योहार वगैरह जब आ जाता है तो थोड़ा कंसंट्रेशन भाई भंग होता है। लेकिन आपको बता दें कि जून में एग्जाम है, रंग उंग खेलिए, सारी चीजें करिए, लेकिन आपको बता दें कि जब एक बार एग्जाम निकल जाएगा, जब एग्जाम में आप सफल अभ्यर्थी हो जाएंगे, ठीक है ना, तो जानते हैं ना उसके से जितने त्योहार होते हैं ना, उनके रंगों का जो होता है महत्व और बढ़ जाता है। ठीक है, जो लाल रंग पीले रंग आपको दिखते हैं, ठीक है ना, सफल होने के बाद उनकी वैल्यू और बढ़ जाती है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, आप लोग होली की तैयारी में लगे रहिए, लेकिन साथ ही साथ जरूरी है पढ़ाई, बहुत ही अनिवार्य है। ठीक है, तो चलिए फटाफट आप लोग बता रहे हैं। ठीक है, 120% ऑफ x बराबर 390। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया राठी जी, आपने बढ़िया बताया, कोई दिक्कत नहीं। देखिए यहाँ पे चौथा, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या कितनी है बताइए, 60,000 से बढ़कर 65,000 हो जाती है, तो जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत में बताइए। तो ये सिंपली आपका क्वेश्चन यहीं पर हो जाएगा। देखिए 3 0 से 3 0 हमने क्या किया, काट दिया यहाँ पे, 3 0 से 3 0। देखिए जब भी प्रतिशत में कोई वैल्यू पूछे ना, तो वहीं से मान को काट दिया करिए। ठीक है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 3 0 से 3 0 कट गया, 5 से काटिए कितना हुआ 12, 5 से 65 काटो कितना हुआ 13, यानी कि 12 जनसंख्या थी 13 हो गया। तो जनसंख्या कितनी बड़ी है, एक हिस्सा बड़ी है। और ये जो एक हिस्सा जनसंख्या है कहाँ से बढ़ा है बताइए, 12 से। और प्रतिशत में बदलने के लिए किससे गुणा करेंगे बताइए, 100 से। ठीक है, तो 4 से काटिए 25, और यहाँ पर देखिए 4 3 12, 25 में 3 से भाग देंगे, 3 बटे 24 हो जाएगा 8 सही 1/3%। ठीक है, तो संख्या बड़ा करके नहीं करना है, जब भी इस तरह क्वेश्चन आ जाए आप बहुत सिंपल वे में कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हमने तरीका बताया, देखिए यहाँ पे 60,000 से बढ़कर 65,000 हो गया, हमने 3 0 से 3 0 काट लिया, 60 को काटा 5 से 12 हो गया, 65 को काटा 5 से 13 हो गया। इसको हम छोटे रूप में लेते आते हैं, और जनसंख्या 12 हिस्सा है, कितना हो गया 13 हो गया, कितना बढ़ा है जनसंख्या, 1 बढ़ा है। उस वृद्धि को प्रतिशत में निकालिए, तो वृद्धि कहां से हुई है, 12 से। जहां से वृद्धि होती है वो आधार होगा, नीचे चला जाएगा। प्रतिशत के लिए किससे गुणा करते हैं, 100 से। ये तो बच्चा बच्चा जानता है, बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सॉल्व किया तो कितना आ गया बताइए, 8 सही 1/3%। आंसर हो गया आपका चौथे का बी। तो चलिए देखते हैं कितने लोग आंसर आए यहाँ पे चौथे का बी। हाँ, जितेंद्र राठी जी का भी आंसर है, बहुत बढ़िया। श्रद्धा वर्मा भी बहुत लगातार अच्छा किए जा रही है, बाकी सब लोग भी बताएं यहाँ पे। ठीक है, चंदन प्रसाद बहुत बेहतरीन, चंदन जी। ठीक है, आपका भाई चंदन नाम है, चंदन शीतल होता है। ठीक है,
तो जरूर आप कोई काम ठंडे दिमाग से करते होंगे, ठीक है। ऐसा नहीं है, जोक सपाट है, ठीक है। ऐसा नहीं कि अब किसी का नाम बहुत तेज तर्रार होगा तो गुस्सैल होगा, ठीक है। हमने एक बात की है, चंदन का महत्व तो होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 केजी चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 केजी चावल खाएंगे। अब देखिए कई लोग इसमें ऐसे भी मिल जाते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो कई लोग मन में होता है भाई खा ये रहे हम क्यों बताने जाए, ठीक है ना। तो देखिए ऐसा जिद नहीं आपको ये करना है कि भाई खा हो रहा है, हमको तो पार्टी मिले नहीं, वो 40 व्यक्ति खा रहे हैं, हम तो उसमें शामिल हुए नहीं, तो मैं क्यों क्वेश्चन का आंसर बताऊं, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन का आंसर आप ही को बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखिए तो क्या बताइए 40 व्यक्ति 30 दिनों में, तो यहाँ क्वेश्चन क्या किस सूत्र से होगा, देखिए M1 into D1, ठीक है। और जितना राशन यूज करते हो, खपत कहाँ होता है, नीचे होता है ना, तो राशन कितना हो गया बताइए। अगर बात करें तो यहाँ पे हम सीधे सीधे बोल सकते हैं, खपत बोल सकते हैं, यानी कितनी क्वांटिटी वो यूज कर रहे हैं, Q1 कर लीजिए। यहाँ बताइए M2 into D2, और यहाँ पर दूसरी क्वांटिटी निकालनी है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा M1 कितना है बताइए, M1 है 40, ठीक है। कितने दिनों में खाते हैं बताइए, 30 दिनों में। कितना केजी चावल खाते हैं बताइए, 200 केजी चावल खाते हैं। कितना खाते हैं, 200 केजी चावल खाते हैं। तो पूछा है कितने दिनों में, कितने दिनों में 30 व्यक्ति, तो M2 का मान कितना दिया बताइए, 30 व्यक्ति। दिनों मतलब डेज हो गया, कितने दिनों में, ठीक है। तो जहां पर व्यक्तियों की संख्या होगी M1 M2 हो गया, दिनों की संख्या D1 D2 हो गया, जो क्वांटिटी होगा Q1 और Q2, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा ये Q2 सम्मेलन भी है ना, ठीक है ना, तो आप लोग जीएस में पढ़ते होंगे, तो यहाँ पर वो Q2 नहीं है। देखिए तो यहाँ पूछा है कितना केजी का चावल खा रहे हैं बताइए, 500 केजी। तो कैसे करेंगे आपको बता दे, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। 5 छके 30, ठीक। 6 से आप 30 को ऊपर से ऊपर काट सकते हैं, 6 पचे 30, 2 से काट दो 40 को, कितना हो गया बताइए, 20 हो गया, ठीक। कितना हो गया बताइए, 20 पचे 100, यानी D2 बराबर कितना, 100 दिन। आंसर कितना आ जाएगा बताइए, 100 दिन। तो चलिए देखते हैं किसका किसका आंसर है 5वें नंबर का, ठीक है। तो देखते हैं, श्रद्धा वर्मा जी का भी डी आंसर आ चुका है, जितेंद्र राठी का। आप लोग लाजवाब कर रहे हैं भाई, क्या बात है, शानदार श्रद्धा जी, जितेंद्र जी, बहुत अच्छा आप लोग किए जा रहे हैं। और वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करिए भाई, युद्ध स्तर पे इतना शेयर करिए ना कि उंगलियां आपकी दर्द करने लगे, ठीक है। कोई बात नहीं, दर्द करेगा तो मरहम लगा देंगे, ठीक है। हाँ तो कोई बात नहीं, आप लोग क्या करिए, युद्ध स्तर पे आप सभी लोग क्लास को शेयर करिए, जिससे आपके साथ जो भी पढ़ने वाले हैं वो भी आपके ये मतलब जो भी क्लास में बताया जा रहा है वो उससे लाभान्वित हो। क्योंकि देखिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप रिवीजन करते चलेंगे तो यही आधार बनेगा। आपका जून में एग्जाम भी होने वाला है, आप सभी लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे D2 बराबर कितना हो गया, 100 दिन, ठीक। अब देखिए एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाइयां 16 सेंटीमीटर और क्या है बताइए 12 सेंटीमीटर, समचतुर्भुज की भुजा बताइए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे एक समचतुर्भुज है, ठीक है, एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है ABC और D, ठीक है। और इसमें दो विकर्ण है, कौन कौन से दो विकर्ण है आप जानते हैं, सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही विकर्ण होता है। तो एक विकर्ण BD है और एक विकर्ण क्या है बताइए AC है, ठीक है। एक विकर्ण क्या है बताइए AC है, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा कि समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 सेंटीमीटर और क्या बताइए 12 सेंटीमीटर है। तो मान लेते हैं कि इसकी लंबाई कितनी है बताइए, ये है 16 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये लंबाई मान लेते हैं कितने है बताइए 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसमें पूछ रहा है भुजा, इसमें क्या पूछ रहा है बताइए, भुजा पूछ रहा है। तो भुजा कैसे निकाल सकते हैं आपको बता देते हैं कि अगर ये देखिए ये 12 सेंटीमीटर का विकर्ण है, 16 सेंटीमीटर का विकर्ण है, और यही खासियत होती है यहाँ पे कि दोनों विकर्ण एक दूसरे को कितने अंश पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, ठीक है। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि यहाँ पे जो भुजा है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो भुजा है वो 90 डिग्री के सामने है, तो ये कर्ण का काम करेगा, किसका काम करेगा बताइए, कर्ण का, ठीक है। और ये जो दोनों विकर्ण है एक दूसरे को 90 डिग्री पर केवल काटते ही नहीं है, समद्विभाजित भी करते हैं। तो समद्विभाजित का मतलब क्या हो गया, अगर ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 6, और अगर ये 16 है तो ये 8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए ये इस त्रिभुज की अगर बात करें, इसका नाम दे देते हैं, देखिए त्रिभुज कौन सा है, DOB नहीं DOA है, त्रिभुज DOA में कर्ण कितना है बताइए, कर्ण AD है। आप डायरेक्ट इसका आंसर निकाल सकते हैं, देखिए 6 है 8 है तो ये 10 होगा, ठीक है। ये 6 है ये 8 है तो ये क्या आएगा बताइए 10 होगा। तो ये बताइए DOA में
देखिए कर्ण का वर्ग यानी एडी का वर्ग किसके बराबर होगा बताइए, ओडी के वर्ग, ओडी का वर्ग और कौन है बताइए, ओए के वर्ग के बराबर होगा, ओए के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, तो एडी कितना है, एडी निकालना है, एडी को हम एक्स मान लेते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर ओडी बताइए 12 का आधा कितना है बताइए 6, 6 का वर्ग, और ये बताइए ओए कितना है, ओए है 8, 8 का वर्ग। अब ध्यान दीजिएगा 6 का वर्ग 36, 8 का वर्ग 64, ठीक है, और वर्ग इधर भेज दीजिए तो वर्गमूल हो जाएगा। ध्यान दीजिए 36 64 कितना होता है बताइए 100, 100 किसका वर्ग होता है बताइए 10 का, किसका होता है 10 का। तो भुजा आ गई यानी एडी का मान आ गया, और एडी इस त्रिभुज के लिए कर्ण है लेकिन इस पूरे समचतुर्भुज के लिए क्या है बताइए भुजा है, तो भुजा हमारा आ गया, भुजा कितना है बताइए 10 सेंटीमीटर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। तो एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए, देखिए यहाँ पे ये 16 था तो 8 8 में बांट दिया, ये 12 था तो हमने 6 6 में बांट दिया। ठीक, फिर ध्यान दीजिएगा कि जो समचतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित मतलब आधा आधा करते हैं। अगर ये 12 है तो ये 6, ये 6 आधा आधा बट गया, अगर ये 16 है तो ये 8, ये 8 आधा आधा बट गया। ठीक है, और ये बताइए समकोण त्रिभुज डीओए में, देखिए डीओए समकोण त्रिभुज है, तो देखिए कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब यहाँ पर कौन है, ओडी है, आधार कौन है, ओए है, उसके से सॉल्व किया है तो आप देख ही रहे हैं यहाँ पे 100 आया, 100 किसका वर्ग होता है 10 का। तो छठे नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो कितना लोग का आंसर आ गया बताइए। शुभम पांडे जी ने 6 का डी बताया है, हाँ जितेंद्र राठी जी पाइथागोरस थ्योरम यहाँ अप्लाई करना है, उसके बाद से चंदन प्रसाद जी ने भी बताया छठे का डी। ठीक है, और आपकी सुविधा के लिए बता दूं इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है, एक छोटा सा सूत्र यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताइए, भुजा बराबर पहले विकर्ण के आधे का वर्ग, ठीक है ना, ये शॉर्ट ट्रिक भी यूज कर सकते हैं आप। फिर क्या है बताइए, दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग, इससे आपका भुजा निकल जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहला विकर्ण कौन है बताइए, पहला विकर्ण है 16, 16 के आधे का वर्ग, देखिए वही हो ही रहा है, यहाँ से कॉन्सेप्ट निकालिए। देखिए 16 का आधा कौन है 8, और 12 का आधा कौन है 6, तो इस विकर्ण के आधे का वर्ग देखिए यहाँ पे 6 के, देखिए 12 का आधा कौन है 6, 6 का वर्ग, और 16 का आधा कितना है 8, तो वही तो हो रहा है कि विकर्ण के आधे का वर्ग हो रहा है। तो पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस दूसरे विकर्ण के, यानी कि दूसरा विकर्ण 12 है के आधे का वर्ग, यही कर देना है। ठीक, तो 2 अट्ठे कितना हुआ बताइए 16, 2 छक्के कितना हो गया बताइए 12, 8 का वर्ग 64, 6 का वर्ग हो गया 36। आप जानते हैं जोड़ने पे 100 आएगा, 100 किसका वर्ग होता है बताइए, सॉरी 100 किसका वर्ग होता है बताइए 10 का, यहाँ पे रूट यहीं पे लगा लेते हैं हम, चलिए ठीक है। तो 100 किसका वर्ग होता है बताइए 10 का। इस फार्मूले का भी यूज कर सकते हैं, क्या फार्मूला है बताइए, भुजा बराबर अंडर रूट में पहले विकर्ण के आधे का वर्ग प्लस क्या है दूसरे विकर्ण के आधे का वर्ग। तो अगर आप शॉर्ट ट्रिक से करना है तो आप ऐसे कर सकते हैं, नहीं तो आप मालूम है फिगर से इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं ऐसे फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए 7वां, संलग्न चित्र में रेखा PAQ वृत्त को बिंदु ए पर स्पर्श करती है। तो देखिए यहाँ पे PAQ जो है, PAQ जो है वृत्त को कहाँ स्पर्श करती है बताइए, ए बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, ए बिंदु पर स्पर्श करती है। ठीक है, तथा ABCD एक चक्री चतुर्भुज है। तो चक्री चतुर्भुज किसको बोलते हैं, आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं कि ध्यान दीजिएगा किसी वृत्त पे अगर 4 बिंदु कोई हो, ठीक है 4 बिंदु अगर कोई हो उनको आपस में मिला दें तो जो चतुर्भुज बनेगा उसी को बोलते हैं चक्री चतुर्भुज। उसे क्या बोलते हैं बताइए, चक्री चतुर्भुज बोलते हैं। और चक्री चतुर्भुज की एक खासियत होती है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है 180 अंश। इन दोनों का भी योग क्या होगा बताइए 180 अंश। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है बताइए 180 अंश होता है। लेकिन यहाँ पर देखिए केवल चतुर्भुज नहीं दिया है, इसमें अगर दिया भी है वैल्यू तो किसका दिया है बताइए CAQ का दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ पे CAQ कौन है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा CAQ की अगर बात करें तो CAQ कौन है, यहाँ पे देखिए यही है CAQ। कितना दिया है बताइए 70 अंश दिया है। कितना दिया है 70 अंश दिया है। और आपको बता दूं कि यहाँ पर देखिए ये जो स्पर्श रेखा बन रही है ना, ठीक है, और यहाँ पर ये जो जीवा है, ठीक, तो स्पर्श रेखा से जो जीवा पे जो कोण बन रहा है, कितने अंश का कोण बन रहा है बताइए 70 अंश बन रहा है। ठीक ना, तो ये जो 70 अंश है ना अपने एकांतर वृत्त खंड में बने कोण के बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर वृत्त खंड की बात करें तो एक वृत्त खंड बना है ABC, ठीक है, और दूसरा वृत्त खंड कौन है बताइए ADC है। ठीक है, तो ये वाला जो कोण है, ठीक है, अपने एकांतर, एकांतर मतलब इस वाले वृत्त खंड में नहीं,
है ना, एक अंतर पे जो वृत्तखंड है। तो ये बताइए एक ये वाला इसका 70 अंश का एकांतर वृत्तखंड कौन है बताइए, एडीसी है। तो ये जो 70 अंश है अपने एकांतर वृत्तखंड में बने कोण यानी इस कोण के क्या होगा बताइए, बराबर होगा। तो अगर ये 70 अंश है तो ये भी क्या हो जाएगा बताइए, 70 अंश हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा बताइए, 70 अंश होगा। और आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, अभी हमने बताया था कि ये समचतुर्भुज के सॉरी चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है बताइए, 180 अंश होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, अगर ये 70 अंश है तो ये बताइए इन दोनों का योग क्या होना चाहिए बताइए, 180 अंश। तो यहाँ पर हम क्या लिख दे बताइए, 70 में क्या जोड़े कि 180 होगा, 70 में 80 जोड़ेंगे 150 हो जाएगा, 70 में 70 जोड़ेंगे 140 हो जाएगा, 70 में अगर 110 जोड़ दे तो 180 हो जाएगा। तो यहाँ पर बताइए क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 110 अंश। ठीक है, यही कोण पूछा था ना, पूछा था कोण ए बी सी बताइए। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया बताइए, 110 अंश। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा, ये 70 तो ये भी 70 और चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग क्या होता है, 180 अंश होता है। तो आंसर हो गया हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो आप सभी लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। तो किसका किसका आंसर आ गया, चंदन जी का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया 110। शुभम पांडे जी ने बताया है 7वें का सी। हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया, आप लोग का बहुत ही बेहतरीन जा रहा है भाई। चंदन प्रसाद जी ने भी सी बताया, बहुत ही लाजवाब, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं यूपी टेट में आपके। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन का आंसर तो आप लोग इजीली दे सकते हैं। चलिए बताइए इसका आंसर कितने लोग देंगे, सभी लोग बताइए। यहाँ पर पूछा है यदि 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए, क्या होगा सभी लोग बताएं। ये क्वेश्चन तो भाई फटाफट हो सकता है, क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। चलिए बताइए कितने लोग बताएंगे। श्रद्धा जी आपने किसका आंसर दिया, सी। चलिए बताइए आपने आंसर किसका दिया है, चंदन प्रसाद आपने सी आंसर 7वें का दिया है ना, श्रद्धा जी ने भी सी आंसर दिया है। ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका बताइए भाई 8 पेन का क्रय मूल्य 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो चलिए बताते हैं, सबसे पहले देखिए इसको कैसे करेंगे। ठीक, यहाँ पे हम तो देखिए इस क्वेश्चन को ज्यादा ही कराते नहीं है, जब बच्चों को पढ़ाते हैं ऑफलाइन में तो देखिए हम ऐसे बस बता देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए 2 चौको 8 और यहाँ बताइए 2 तिहाई 6, 4 से हमने किसको काट लिया, देखिए यहाँ पे 2 से हमने 8 को काट लिया, 2 से 6 को काट लिया, तो 2 चौको 8 2 तिहाई 6। ठीक है, तो यहीं पर हम कर देंगे 4 पेन का क्रय मूल्य किसके बराबर है बताइए, 3 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर करना कुछ नहीं है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे सीपी और यहाँ पर क्या है बताइए एसपी। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे तो पहले 4 है और बाद में क्या है बताइए 3 है, तो इसको हम बस पलटवा देते हैं। तो 4 3 है तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा बताइए 3 और 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए 3 और 4 हो जाएगा। और ये बताइए 3 रुपए का सामान 4 रुपए में बेचते हैं तो लाभ कितना हुआ 1 रुपया, और 1 रुपया लाभ किस पे हो रहा है, आप जानते हैं लाभ प्रतिशत बराबर क्या होता है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, और 100 में 3 से आप भाग देंगे तो अच्छी तरह जानते हैं क्या होगा, 33 सही 1/3%। तो आंसर कौन सा हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर सी। तो कैसे हमने बताया आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं देखिए यहाँ अगर काटने लायक है तो काट दो, नहीं काटने लायक है तो उसी को पलट दो। ठीक है, तो 2 चौको 8 2 तिहाई 6, पहले क्रय मूल्य है हमने क्रय मूल्य लिख लिया, दूसरे नंबर पे विक्रय मूल्य हमने विक्रय मूल्य लिख लिया, तो जो जिस जगह पे पहले जो है हमने पहले लिख लिया, दूसरी जगह पे जो है दूसरी जगह पे लिख लिया। ठीक है, इनको काटने के बाद बस यहीं से पलट दो, 4 3 है तो कर दो 3 और 4, बस ऐसे चमत्कार कर देना है, 4 3 को बदल दीजिए 3 और 4, जैसे पलटेंगे तो पलटने के बाद ये क्रय मूल्य हो गया, ये विक्रय मूल्य होगा, 1 रुपया लाभ हुआ तो लाभ बटे क्रय मूल्य 3 है गुणे 100, आंसर कितना आ गया बताइए 33 सही 1/3%। चलिए तो देखते हैं, सी आंसर तो लिखे हैं, कई लोगों ने आंसर डिलीट भी किया है, चलिए कोई बात नहीं। ठीक है, गलतियां होती रहती हैं, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आती। ठीक है, तो इसको आपको दशमलव में बदलने आना चाहिए इस क्वेश्चन को, अगर आप दशमलव में बदल लेते हैं तो इस क्वेश्चन को आप बहुत बेहतरीन तरीके से करेंगे। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/4 और 4/5 के मध्य नहीं आती, तो 3/4 को हम बोलते हैं 0.75। ठीक है, 4 में से 3 हिस्सा कौन होता है 0.75। ठीक है, और 4 में 5 से भाग दो, अगर दशमलव लगाओगे ना ये बताइए दशमलव लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे 5/40, ये कितना होगा 0.8। ठीक है, लेकिन एक काम करिए, अगर ये 2 अंक है तो इसको भी 2 अंक बना लेते हैं।
ठीक है। तो 3 में 4 से भाग देंगे 0.75, 4 में 5 से भाग देंगे 0.80। पूछ रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो इनके बीच में नहीं आता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं कौन बीच में नहीं आता है, देखते हैं। देखिए 19 है ना, 19 में आप 3 से किससे भाग दिए, 30 से, तो दशमलव लगाएंगे, जीरो हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, दशमलव लगाने पे जीरो हो जाएगा। जैसे दशमलव लगाएंगे जीरो हो जाएगा। 30 छक्के कितना होता है बताइए, 180, 10 शेष बचेगा जीरो, यानी 100, 30 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए, 90। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए 2/3, 2/3 तो कई बार आपने सॉल्व किया होगा। 2/3 होता है 0.66, कितना होता है बताइए, 0.66। अगर 7/10 की बात करें तो 7/10 होता है 0.7। आप दशमलव के बाद एक शून्य बढ़ा सकते हैं सबको दो दो अंक बनाने के लिए। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए 16/30 है, दशमलव लगा के अगर हम एक जीरो बढ़ा दें तो बताइए 30 बचे कितना हो जाएगा, 150। ठीक है, फिर 10 बचेगा 100, 30 तिहाई कितना हो जाएगा बताइए, 90। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 0.53। ठीक है, तो खूब बढ़िया से आप लोग समझ गए होंगे। पूछा है क्या बताइए, 0.75 0.80 के बीच में कौन नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए एक पल के लिए आप दशमलव को भूल जाइए, ये 75 है और ये क्या है बताइए, 80 है। ठीक है, ये क्या है बताइए, 80 है। अगर सब में बराबर अंक बाद दशमलव हो तो दशमलव को देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, दशमलव को मत देखिए, अगर बराबर अंक बाद है, बराबर बना लिया करिए इसको। ठीक है, तो आप खुद बताइए कि अगर 75 से 80 तक हम पढ़ते जाएंगे, ठीक है, क्या पूछा है, कौन मध्य नहीं आता। निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 3/5, 3/4 है और 4/5 के मध्य नहीं आती। तो 3/4 सही तो है भाई, 3 में 4 से भाग दे तो 0.0, 4×7=28। ठीक है, सही है, 4×5=20, तो 0.75। कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है क्या भाई, कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी है यहाँ पे। 4/5 कितना हो जाएगा बताइए, 0.80, तो 0.75 है और 0.80, ये चीजें तो सही है। ठीक, और 190 में हम 30 से भाग दे देते हैं तो ये भी सही है बताइए, 30 है ना, दशमलव आके जीरो बढ़ेगा, तो 30×6=180 है। ठीक तो है, और 30 तिहाई कितना हो गया, 90, 0.63, ये भी सही है। ठीक, 0.66। यहाँ देखिए 7/10 है, कितना होगा, 0.70 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे 160/30, 160 में हम 30 से भी भाग दे के देखते हैं, यानी दशमलव लगाएंगे तो ही जीरो बढ़ेगा ना। तो 30 बचे कितना होगा बताइए, 150, 30 तिहाई 90, तो 0.53 हो गया। ठीक, ये बताइए 75 से जब 80 तक पढ़ते जाएंगे तो पूछा है इनके मध्य कौन नहीं आता है, तो ये भी मध्य नहीं आएगा, ये भी मध्य नहीं आएगा। ठीक है, ये भी मध्य में नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो कुछ ऑप्शन में गड़बड़ी लग रही है यहाँ पे। टाइपिंग में कोई दिक्कत है लग रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे वैल्यूज रखते समय ध्यान नहीं दिया गया, तो इसमें से कोई बीच में नहीं आ रहा। ठीक है ना, तो 0.75 और 0.80 के बीच में यहाँ पर कोई बीच में नहीं आ रहा है, ना 0.63 आ रहा है, ना 0.66 आ रहा है, ना 0.70। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, वो सॉल्व करते समय कुछ, उसको टाइप करते समय कुछ दिक्कत हुआ। देखिए यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपए है तथा 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य कितना है, 68 है, तब 24 पेन का मूल्य बताइए। ठीक है, तो देखिए इसको कैसे करना है, इस क्वेश्चन को हम ध्यान देते हैं। ठीक है, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपए है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य दिया 68 रुपए, तो 24 पेन का मूल्य पूछ रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान है, यहाँ लॉजिक लगाया जाता है। किस तरह का लॉजिक लगेगा, चलिए देखते हैं किसी का आंसर आ गया है क्या। अच्छा, चंदन प्रसाद जी बोल रहे हैं ऑप्शन नंबर ई, यानी उसका हम क्या बोल दें। चलिए ये भी सही कह रहे हैं चंदन जी कि अगर एक ऑप्शन नंबर ई होता इनमें से कोई नहीं, चलिए एक ऑप्शन बना लेते हैं, लेकिन आपको बता दें यूपी टेट में 4 ही ऑप्शन आते हैं। अगर इनमें से कोई नहीं होता तो वही आंसर हो जाता, 9वें नंबर का हो जाता है ऑप्शन नंबर ई। बहुत बहुत धन्यवाद सुझाव के लिए, आपके बेशकीमती जो आपने सुझाव दिया, बहुत बेहतरीन। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। यदि 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपए, तो 8 पेंसिल और 16 रबर का मूल्य 68 रुपए, तो 24 पेन का दाम बताइए। तो एक चीज बताइए, 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य दिया है, हमको देखना यह है कि जो दूसरा आंकड़ा है इनमें कॉमन निकल सकता है कि नहीं। ठीक है,
तो यहाँ पे देखिए पेन यहाँ पर है, लेकिन दूसरा वाला जो आंकड़ा है उसमें पेन नहीं दिया है। ठीक है, तो पेन नहीं है, बस क्या है बताइए, पेंसिल है और रबड़ है। ठीक, हम देखेंगे 8 पेंसिल और 16 रबड़ इसमें फिट हो सकता है कि नहीं। तो देखिए हो सकता है, कैसे हो सकता है बताइए। 4 दूनी 8, 2 पेंसिल और 4 चौको 16। ठीक है, अगर इधर 4 से काटेंगे तो यहाँ भी 4 से काटना पड़ेगा, कितना 17। तो हमने दोनों तरफ से कॉमन ले लिया, दोनों तरफ से हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 पेंसिल और 4 रबर बराबर कितने के, 17 के, यानी दोनों पक्षों में हमने किससे भाग दे दिया बताइए, 4 से भाग दे दिया। ठीक है, तो ये बताइए कि यहाँ पर 2 पेंसिल और 4 रबड़ कितने रुपए का है बताइए, 17 रुपए का है। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, 3 पेन प्लस 2 पेंसिल प्लस 4 रबड़ बराबर कितने का, 92 का। ठीक है, और जिसमें से 2 पेंसिल और 4 रबड़, ध्यान दीजिएगा, 2 पेंसिल और 4 रबड़ कितने के हैं बताइए, 17 रुपए का। तो यहाँ 17 रुपए रख सकते हैं, 17 रखा जा सकता है, बराबर कितना हो गया, 92। ठीक, 3 पेन बराबर देखिए 17 भेज दीजिए, 92 में से घटाइए 75 आ जाएगा। ठीक है, 75 को काटिए 3 से तो कितना हो गया बताइए, 25। 25 तो यहाँ 75 होता है। ठीक है, तो ये बताइए एक पेन का दाम कितना हो गया बताइए, 25 रुपए। पूछा क्या बताइए, 24 पेन का दाम बताइए, तो एक पेन का 25 रुपए, तो 24 पेन का कितना हो जाएगा, 24 गुणे 25। ठीक है, तो 25 चौको 100 का शून्य, हासिल 10, 25 दूनी 50 और 10 कितना हो गया बताइए, 60। क्या आंसर आ गया बताइए, 600 रुपए। तो 10 नंबर वाला क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग समझ गए होंगे, आंसर क्या होगा, 600। तो चलिए बताइए, क्या किसी का आंसर 600 आया है। चलिए एक बार और समझ लीजिए हमने क्या किया है। देखिए 3 पेन, 2 पेंसिल और 4 रबर का मूल्य 92 रुपए है। इस तरह क्वेश्चन जब भी आए ना, और इस तरह का 2 समीकरण की तरह बना दे, एक समीकरण यहाँ पे, एक समीकरण यहाँ पे। ठीक है, तो दूसरे वाले समीकरण का पहले में यूज, चाहे पहले वाले का दूसरे में यूज होना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेन भी है, पेंसिल भी है, रबर भी है, इनकी संख्या ज्यादा है, यहाँ संख्या कम है, यहाँ पेंसिल है, रबर है केवल। तो हम बस देखेंगे कि 2 पेंसिल और 4 रबर जो है, ठीक है ना, वहां पे 8 पेंसिल और 16 रबर को हम कैसे फिट करा सकते हैं। तो हमने क्या किया कि 8 पेंसिल और 16 रबर बराबर 68 रुपए, तो हमने दोनों तरफ 4 से काट दिए, 4 दूनी 8। ठीक है, 4 से 16 काटा, 4 चौको 16। ठीक है, तो ये बताए अगर 4 से अगर हम भाग दे रहे हैं, बोलिए, तो 68 का भी तो चौथा हिस्सा होगा ना, तो 68 में 4 से भाग दिया, 17। किसका दाम निकल गया, 2 पेंसिल और 4 रबर का दाम निकल गया। कितना रुपए है बताइए, 17 रुपए। अगर 17 हम 92 में से घटा दे तो 75 रुपए जो आया, 75 रुपए किसका दाम निकलेगा, 3 पेन का। 3 पेन अगर 75 का, तो एक पेन 25 का, और एक पेन 25 का, तो 24 पेन, 24 गुणे 25 कितना हो जाएगा बताइए, 600 हो जाएगा। ठीक है, तो किसका किसका आंसर आ गया, शुभम पांडे जी का भी आंसर आ गया, बहुत बेहतरीन। चंदन प्रसाद जी का भी आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, केवल 3 कोण, 2 भुजा और उनके मध्य कोण। तो बताइए, बता सकते हैं इसके बारे में, इसका आंसर कितने लोग देंगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। हम एक त्रिभुज की रचना नहीं कर सकते यदि हमें दिया गया है 2 कोण और 1 भुजा, केवल 3 भुजाएं, ठीक है, केवल 3 कोण, ठीक है, और 2 भुजाएं और उनके मध्य कोण। कितने लोग बताएंगे इसका आंसर। शुभम पांडे जी ने बताया 11 का सी। चलिए और कोई, 11 का सी। जितेंद्र राठी जी ने बताया 11 का डी। नहीं, 11 का सी सही है। देखिए, केवल 3 कोण दे दिया जाए, तो मान लीजिए कि ये 2 भुजा है, एक भुजा ये है, एक भुजा ये है। मान लीजिए यहाँ 60 अंश का कोण बनाना, कितने अंश का कोण बनाना बताइए, 60 अंश का कोण बनाना है। भुजा की लंबाई दिया नहीं है, तो 60 अंश आप कहाँ तक जाएंगे, आखिर किस लंबाई तक आप जाएंगे। ठीक है, कोई लंबाई है जहां तक आप 60 अंश लेके जा सके, तो एक भुजा का मेजरमेंट होना चाहिए ना। और यहाँ पर तीनों का तीनों क्या दे दिया है, तीनों का तीनों कोण दे दिया है, और तीनों कोण से कभी भी हम त्रिभुज को नहीं बना सकते। अगर एक भुजा 60 अंश की कोण बना रही है, तो क्या होगा, अब 60 अंश कहाँ तक ले जाओगे, 5 सेंटीमीटर कि 6 सेंटीमीटर कि 10 सेंटीमीटर, आखिर कहाँ तक ले जाओगे। इसको भी बढ़ाओगे तो आखिर कहाँ तक, 4 रखना है, 6 रखना है। तो भाई कोई भुजा की साइज होनी चाहिए ना, तभी तो त्रिभुज बना सकते हैं ना। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा बताइए। बहुत बढ़िया, श्रद्धा जी ने भी सी बताया, सभी लोग बहुत बेहतरीन बता रहे हैं। आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 3 कोण से हम त्रिभुज नहीं बना सकते, बाकी सारी चीजों से हम त्रिभुज का निर्माण कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे।
इसे आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए, इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। तो चलिए बताइए इसके बारे में, इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, देखिए यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50%, 20% की वृद्धि कर दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितना गुना बढ़ जाएगा। चलिए बताइए, कितने लोग बताते हैं इसको, फटाफट बताइए सभी लोग। ठीक है, हाँ साइड लिमिटेड हो चंदन जी, सही है। तो यहाँ देखिए साइड लिमिटेड हो तभी बना सकते हैं। जितेंद्र राठी ने बताया 11 का सी, लेकिन ये तो 12 नंबर क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं कितने लोग बताते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। दिया है यदि किसी आयताकार भूखंड की लंबाई और चौड़ाई में 50%, 50% को हम क्या बोलते हैं बताइए, 1/2 बोलते हैं। ठीक है, 20% को क्या बोलते हैं बताइए, 1/5 बोलते हैं। ठीक है, अब बताइए लंबाई जो है, ठीक है ना, लंबाई अगर 1/2 है, मतलब ये हुआ कि नीचे वाली लंबाई यानी 2 है, ठीक है, और वृद्धि हुई है, तो वृद्धि हुई है तो ऊपर वाले वृद्धि को शो करेगा। ठीक है, तो लंबाई 2 था और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बताइए, 3। ठीक है, चौड़ाई की बात करते हैं। चौड़ाई पहले कितना था बताइए, 5। कितना था, 5 था, और 1 बढ़ गया तो कितना हो गया बताइए, 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, पहले जो क्षेत्रफल था ये लंबाई को शो कर रहा है, चौड़ाई को। और ये बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, ये पहला जो फिगर था उसका क्षेत्रफल और दूसरे फिगर का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, तो पहले जो क्षेत्रफल था आयत का, लंबाई गुणे चौड़ाई, 2×5 कितना था बताइए, 10 था। ठीक है, अब जो क्षेत्रफल है लंबाई गुणे चौड़ाई कितना आ रहा है, 3×6 18। ठीक है, तो ये बताइए 10 से अगर 18 हुआ है तो कितना गुना है, यही पूछ रहा है। तो अगर 10 से 18 हुआ है कितना गुना, अभी अगर आपसे कोई पूछे कि कोई संख्या 5 से 10 हो गई, ठीक ना, कोई संख्या 7 से 21 हो गई, कोई संख्या 8 से 40 हो गई, कितनी गुनी हो गई है, तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या अगर 5 से 10 हुआ है तो इस दूसरे वाले वैल्यू में पहले वाले वैल्यू से भाग दे देंगे, तो पता चल गया कितना गुना हुआ है बताइए, 2 गुना हुआ है। अगर कोई संख्या 7 से 21 हुआ, कितना गुना हुआ है, तो अब 21 में 7 से भाग दे देंगे, 7 तरीके 21, 3 गुना हुआ। यदि कोई संख्या 8 से 40 हुआ है तो कितना गुना हुआ, तो 40 में हम 8 से भाग दे देंगे, कितना हुआ बताइए, 8×5 40। अभी कोई पूछे यदि कोई संख्या 24 से 12 हुआ है तो कितना गुना हुआ है, तो हम 12 में 24 से भाग देंगे। मतलब ये कि हमेशा दूसरे वाले में हम पहले वाले से भाग देंगे, तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, यानी आधा गुना हो गया है। ठीक है, तो वैसे पूछा है कि अगर 10 से 18 हो गया है तो कितना गुना हो गया है, तो हम 18 में क्या करेंगे, 10 से भाग देंगे, तो 2 9 18, 2×5 10। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 5 से 9 में भाग दीजिए, 5 एकम 5, 4 शेष बचेगा वो ऊपर, कितना गुना हुआ है बताइए, 1 सही 4/5 गुना हुआ है। आंसर कौन हो गया बताइए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने कैसे करा है आप सभी लोगों ने ध्यान दिया होगा। ठीक है, तो 12वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। भूखंड की लंबाई 50% बढ़ गई, 50% को 1/2 बोलते हैं, और 2 से 1 बढ़ा, यानी पहले लंबाई 2 थी और 1 बढ़ के 3 हो गई। चौड़ाई पहले कितना था, 5 था, 1 बढ़ के कितना हो गया, 6। क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, 10 आया, 3×6 18, 18 आया, 10 से 18 हुआ है, कितना गुना हुआ है, तो 18 में 10 से भाग दिया, कितना गुना आया हुआ है बताइए, 1 सही 4/5 गुना। ठीक है, तो अच्छी तरह आप सभी लोग समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामान्य मनुष्य के शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो फ़ारेनहाइट पैमाने में यह ताप बताइए। ठीक है, इसको तो आपको रट लेना चाहिए, ठीक ना। शरीर का तापमान आप सभी लोग जानते हैं, वैसे बताइए साइंस आप लोग पढ़ते हैं, शरीर का तापमान कितना होता है, और जो हम थर्मामीटर से मापते हैं फ़ारेनहाइट में ही मापा जाता है। तो जो डॉक्टर बताते हैं, कहते हैं 100 डिग्री 100 के करीब हो गई है, तो डिग्री नहीं बताते, फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं। तो चलिए बताइए, शरीर का जो सामान्य तापमान होता है, साइंस आप सभी लोग पढ़ते हैं, कितना होता है बताइए, 13 का बी। बहुत बढ़िया। देखिए अगर हम इसमें सेंटीग्रेड में नापते हैं तो ध्यान दीजिएगा, शरीर का तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो कितना होता है, 98.6। तो यानी कि जो थर्मामीटर हम यूज करते हैं उसमें फ़ारेनहाइट में ही होता है, तभी तो डॉक्टर बोलते हैं भाई 98 है आपका नॉर्मल टेम्परेचर है, ठीक ना। अगर उससे ज्यादा हुआ, 98.6 से अगर ज्यादा हुआ तो ही बुखार माना जाता है। ठीक है, ये आप अच्छी तरह जानते हैं। ठीक है, तो लेकिन इसको अगर सूत्र से करना हो तो कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका सिंपल सा सूत्र होता है, देखिए C-0/5 हो गया, F-32/9। ठीक है, ठीक। तो अगर हमको सॉल्व करना है तो ये सूत्र होता है C-0/5 F-32/9। तो ये बताइए C का मान कितना, 37 है। ठीक है,
और 37 डिग्री में से 0 घटा देंगे तो 37 ही रहेगा, तो 0 दिखाने की जरूरत नहीं है, 5 है। ठीक, फ़ारेनहाइट में तापमान पूछा है, यानी एफ का मान पूछ रहा है। -32 बटे कितना हो गया बताइए 9। ठीक है, तो हम करेंगे तिर्यक गुणा। हम क्या करेंगे बताइए, तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए सॉल्व करते हैं तिर्यक गुणा करके। तो 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 त्रिक 27, 6 कितना हो गया बताइए 33, तो 333 हो गया। 5 का एफ में गुणा कर दो, 5 एफ। ठीक है, 32 में 5 का गुणा करो, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 1 16, -160 उधर जाके जुड़ जाएगा। तो एक काम करो ना, यही प्लस कर लो, जब जाके उधर जुड़ेगा तो मान लेते हैं यही प्लस कर लो, यही जोड़ लेते हैं। पक्षांतर करेंगे टाइम लगेगा, तो 3, 6 में 3 जोड़ लिया 9, और 3 और 1 कितना हो गया बताइए 4, तो 493। अब 5 एफ है। ठीक है, तो 5 को उधर भेज दीजिए। 493 में हम किससे भाग देते हैं बताइए 5 से, तो 5 9 45, 9 में से 5 गया 4, 5 बटे कितना हो गया बताइए 40 हो गया। 3 से इस करिए 0.0, 5 छके 30। ठीक है, तो कौन सा आंसर हो गया बताइए 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अच्छी तरह आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 13 नंबर वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ज्यादा कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन को करना ही नहीं था। अगर मनुष्य के शरीर का तापमान पूछा है और फ़ारेनहाइट में पूछ रहा है, तो आप वैसे ही याद करके बैठे हैं, सीधे बी पे टिक लगा दीजिए, इतना नहीं करना। हाँ, अगर कुछ चेंज करके पूछता है तो आपको निकालना पड़ेगा, इसी सूत्र से निकालना पड़ेगा। तो ठीक है, आप सभी लोगों को क्लियर होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। हाँ, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका आंसर कितने लोग बताएंगे। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, चलिए हम ध्यान देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ध्यान दीजिए यहाँ पे कि 0.1 का वर्ग, दशमलव पे बाद में जाएंगे। 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 3 का वर्ग, 4 का वर्ग, 5 का वर्ग, 6 का वर्ग, 7 का वर्ग, 8 का वर्ग और 9 का वर्ग। सबका वर्ग निकाल के अगर जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है 285। ये पहले ही बता दिया। ठीक है, उसका से ध्यान दीजिए क्या दिया है कि 0.11 का वर्ग प्लस 0.22 का वर्ग प्लस ऐसे 0.33 का वर्ग प्लस 0.44 का वर्ग, ऐसे करते करते कहां तक 0.99 के वर्ग का क्या पूछ रहा है बताइए, मान बताना। ठीक है, क्या बताना है, मान बताना है। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा। 0.11 के वर्ग को हम क्या बोल सकते हैं 11/100 पे वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसको क्या बोल सकते हैं 0.22 को क्या बोल सकते हैं 22/100 का वर्ग बोल सकते हैं। ठीक है, अब प्लस डॉट डॉट डॉट, इसको क्या बोल सकते हैं बताइए 99 बटे कितना 99/100 पे वर्ग बोल सकते हैं। क्लियर है सबको, यहां तक तो क्लियर है सबको। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका यूज करना है हमको, किसका यूज करना है, इस योग का हमको यूज करना है। यानी इसमें हमको किसको दिखाना है 1 का वर्ग, 2 का वर्ग, 9 का वर्ग, इसमें दिखना चाहिए। तो कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा 11/100 गुणे 1। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे बताइए 11/100 गुणे 2। ठीक, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा बताइए 11/100 गुणे 9 का वर्ग। तो बताइए बाहर कौन निकल जाएगा 11/100, 11/100, 11/100 हर जगह कॉमन है, तो बाहर निकल जाएगा। वो भी कितने बार है 2 बार है। 11/100 पे क्या हो गया बताइए वर्ग, कॉमन हमने ले लिया। अंदर क्या बचा बताइए 1 का वर्ग, ये तो बाहर निकल गया ना, ये निकल गया, ये निकल गया, ये निकल गया। तो अंदर क्या बचा 1 का वर्ग, 2 का वर्ग प्लस डॉट 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 किसका वर्ग बताइए 9 का वर्ग। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है सबको। अब इसके आगे कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान दीजिएगा 11 का वर्ग 121, 100 का वर्ग कितना हो जाएगा बताइए 10,000, कितना हो जाएगा 10,000 गुणे यहां से लेकर यहां तक। देखिए 1 से लेकर 9 तक के वर्ग करना नहीं है, दे चुका है यहाँ पे, पहले दे दिया, तो यहाँ तो कोई मेहनत ही नहीं करना है। तो कितना हो गया बताइए 285, कितना हो गया बताइए 285। अब देखिए ऊपर 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 हम गुणा कर देंगे, भाग किससे देना है हमको 10,000 से भाग देना है। ठीक है, किससे भाग देना है बताइए 10,000 से भाग देना है। तो चलिए कैसे करते हैं 285 में हम 121 से भाग देते हैं, तो 285 फिर 2 से गुणा, 2 5 10, 2 8 16, 1 17, 2 2 4 1 5, फिर 285। ठीक है, हम जोड़ते हैं इसको, तो 5 8 7 2 9, 9 5 14, 8 5 13, 1 14, 2 और 1 3, यानी कि हम गुणा कर रहे हैं तो ऊपर कितना आ रहा है 34,485। ठीक है, और नीचे कितना है बताइए 10,000 है, नीचे कितना है बताइए 10,000 है। तो 4 जीरो है, तो 4 अंक गिन के दशमलव लग जाएगा 1 2 3 और 4। जब 10,000 से भाग देंगे 4 अंक गिन के दशमलव लग जाएगा 3.4
4485, यही आंसर हो जाएगा। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे कि 14वें नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3.4485। तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये तो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर ये क्वेश्चन ना बता पाए आप सभी लोग तो समझ लीजिए कि मैथ्स की जानकारी आपकी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को आप बेहतर तरीके से बताइएगा। एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से तिगुनी हो जाएगी? ठीक है, तो आप सभी लोग बता सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, असल बात है कई लोग प्रैक्टिस थोड़ा छूट जाता है तो भूल जाते हैं, नहीं तो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। ठीक है, चलिए बताइए क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन क्या होगा बताइएगा? एक राशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में दोगुनी हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह राशि उसी ब्याज दर से 3 गुनी हो जाएगी? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष, 15 वर्ष। देखिए कितने का आंसर आता है, कितने लोग का देखते हैं यहाँ पे, कितने लोग आंसर आया भाई इसमें? चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा एक सूत्र है। देखिए पहला गुना, जब भी साधारण ब्याज हो तो पहला गुना -1 बटे पहला समय, ठीक है, बराबर दूसरा गुना -1 बटे क्या हो गया बताइए? दूसरा समय। बस इसी में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कब करते हैं ऐसा? जब साधारण ब्याज पूछा हो, ठीक है ना। चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम लग जाता है। ठीक है, चंदन जी आपका आंसर गलत आया है, ठीक है ना, पिछले वाले का आंसर गलत है। आंसर आपका यही होगा, आप चाहे चेक कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो आंसर कितना होगा? 3.4485। ठीक है, वो आप देखिए हासिल में कहीं गड़बड़ी किए होंगे। तो 14 नंबर वाले का, चलिए देखिए 14 नंबर वाले का आंसर कौन सा होगा जो हमने बताया है? चलिए श्रद्धा वर्मा जी ने, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन बताया है। शुभम पांडे जी ने बताया 15 का सी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही है, यहाँ पर कहीं कोई डाउट नहीं है। देखिए 8 5 13, 2 1 3 1 4, आपने कहीं हासिल में गड़बड़ी किया होगा। देखिए तो पहला गुना -1 बटे T1 बराबर दूसरा गुना -1 बटे T2। तो ये T1 हो गया 10 वर्ष, और पहला गुना कौन है बताइए? पहला गुना है 2 गुना। पहला गुना कौन है? 2 गुना। कितने वर्षों में? यानी T2 पूछ रहा है, वह राशि 3 गुनी हो जाएगी। तो दूसरा गुना कौन है बताइए? दूसरे नंबर पे गुना कौन दिया है बताइए? 3 गुना दिया है। तो बताइए पहला गुना कौन है बताइए? 2 है, ऋण 1 बटे पहला समय कितना है? 10 वर्ष। दूसरा गुना कितना है जब बताइए? 3, 3 ऋण 1, और ये T2 पूछ रहा है। ठीक है, तो 2 में से 1 घटाइए, 1 बटे 10, और 3 में से 1 गया 2 बटे T2। ठीक, फिर ये गुणा करेंगे, T2 इधर 10 इधर, T2 बराबर कितना हो गया बताइए? 10 दूनी 20 वर्ष। आंसर कितना हो गया बताइए? 20 वर्ष हो जाएगा। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे, तो इसका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी। तो 15 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया बताइए? ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत बढ़िया पांडे जी, आपने बहुत बेहतरीन बताया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, अभी कुछ समय है। ठीक है, टोटल 30 क्वेश्चन है, जितना हो जाए हो जाएगा, नहीं तो कल के क्लास में हम इसको रखेंगे। 2018 का ये प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कराया जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहेगा। ठीक है, लेकिन लाभदायक तभी रहेगा कि जो चीजें हम आपको पढ़ा रहे हैं घर पे आप रिवीजन करेंगे। ठीक है, तो बाकी तो भाई आप जानते हैं जीवन में ना पढ़ना पड़े उसके लिए बहुत सारे ऐसे संसाधन मौजूद हैं, है ना, जो आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट करे। जैसे आप देखें रील्स वगैरह आ गया, रील्स में आपने देखा था कच्चा बादाम वगैरह कुछ दिन तक छाया हुआ था, तो कई लोग उसी में लगे हुए थे, रील्स बनाने में लग गए थे। ठीक है, वैसे देखिए एक एक कॉमेडी भी जो आते हैं, कॉमेडी वीडियो भी बनते रहते हैं रील्स में। ठीक है, तो चलिए ठीक है, रील्स हो गया डिस्ट्रैक्ट करने का, आपका फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, डिस्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। लेकिन आदमी वही है जो इन सब चीजों को पीछे छोड़ते हुए अपनी तैयारी में लगा रहा है। और जून में आपका एग्जाम है, खूब बढ़िया से आप सभी लोग तैयारी में लग जाइए। ठीक है ना, रील्स उस तो बाद का ऑप्शन है, आप सफल अभ्यर्थी के तौर पे भी कर सकते हैं। फेसबुक इंस्टाग्राम में सब रहेंगे, लेकिन अगर आप सफल रहेंगे सारी चीजें सार्थक लगेंगी, नहीं तो सारी चीजें बेकार है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे। तो सी, किसका सी है बताइए? चंदन प्रसाद जी सी किसका बताएं? श्रद्धा वर्मा का भी सी है। चलिए देखते हैं यहाँ पे। 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना, यानी एक वृत्त है। ठीक है, आज के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का, तो अधिकतम क्षेत्रफल का मतलब तभी बन पाएगा जब हम यहाँ पे पूरी परिधि को क्या करेंगे बताइए? टच करेंगे। ठीक है, एक खेल का मैदान बना है, ठीक है ना। तो देखिए 80 मीटर व्यास वाले एक वृत्ताकार,
पार्क के अंदर अधिकतम क्षेत्रफल का एक वर्गाकार खेल का मैदान बना है। तो वर्गाकार खेल का मैदान बना है, खेल के मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो आपकी सुविधा के लिए मैं बता दूं, अगर कोई वृत्त के अंदर हम बड़े से बड़ा वर्ग बनाएंगे, ठीक है ना, तो ये जो वृत्त की व्यास होती है उसके विकर्णों से होकर गुजरती है, उस वर्ग के विकर्ण से होकर गुजरेगा, ठीक है। और इसमें ये बताइए वृत्त का व्यास कितना है, बताइए 80 मीटर है। तो ये जो 80 मीटर है वृत्त का व्यास है, वृत्त का क्या है, व्यास है। तो यहाँ पर दो रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। अक्सर देखते हैं कई फिल्मों में क्या होता है कि अमिताभ बच्चन ही पिता बन जाते हैं, अमिताभ बच्चन ही क्या बन जाते हैं, पुत्र बन जाते हैं, तो उनका डबल रोल हो जाता है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 80 मीटर का डबल रोल हो गया है। क्या डबल रोल हो गया है, एक जगह वो किसका कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, इस वर्ग के विकर्ण का, और एक जगह किसका ये कैरेक्टर अदा कर रहे हैं, इस वृत्त का व्यास भी है, ठीक है। तो ठीक है, तो वृत्त का व्यास का काम खत्म, हमको तो वर्ग के साथ खेलना है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि 80 मीटर हो गया वर्ग का विकर्ण। वर्ग के विकर्ण का सूत्र क्या होता है बताइए, a√2 होता है। तो a√2 बराबर कितना बताइए, 80 मीटर। a बराबर कितना होगा, 80 बटे कड़ी में 2। और आप जानते हैं इसका परिमेयकरण करेंगे, कड़ी को नीचे से हटाना पड़ता है, तो कड़ी में 2 से ऊपर भी गुणा, कड़ी में 2 से नीचे भी गुणा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए 80 में कड़ी में 2 से गुणा करेंगे, 80 कड़ी में 2, कड़ी में 2 से गुणा किया 2 होगा, कड़ी से कड़ी हट जाता है, आप जानते हैं गुणा करते समय अगर अंदर संख्या सेम है तो 2 से 80 काटिए 40, 40 कड़ी में 2, तो वर्ग की भुजा हमें मिल गया, ठीक है। तो वर्ग की भुजा क्या है बताइए, वर्ग की जो भुजा है यानी कि जो साइड है इसका कितना है बताइए, ये है 40 कड़ी में 2 है, ठीक है। हमको क्या निकालना बताइए, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है बताइए, भुजा का स्क्वायर होता है। तो भुजा 40 कड़ी में 2 है ना, तो 40 कड़ी में 2 का हम स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप सभी लोग देख लीजिए यहाँ पे, ठीक है। विकर्ण है 80 मीटर, ठीक है ना, और a√2 बराबर 80, तो a बराबर √2 को हमने भेजा नीचे, √2 से √2 मल्टीप्लाई किया, सॉरी √2 को ऊपर मल्टीप्लाई किया, √2 को नीचे भी मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया, कितना आया 40 गुणे कड़ी में 2, ये भुजा हो गया, ठीक है। तो भुजा हो गया। और ये बताइए क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। तो कैसे करेंगे देखिए, 40 का वर्ग कितना होगा 1600, कड़ी में 2 का वर्ग 2 हो जाएगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, 1600 दूनी क्या हो जाएगा 3200, यानी आंसर हो जाएगा 3200 मीटर स्क्वायर। तो आप सभी लोग समझ गए होंगे बढ़िया से किसका किसका आंसर इसमें आ गया। शुभम पांडे जी ने 16 का आंसर सी दिया था। अच्छा वो मल्टीप्लाई था, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। चलिए देखिए देखते हैं, तो आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये बताइए यहाँ पर क्या है, 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब देखिए बहुत बेहतरीन, 240 अंकों की परीक्षा में किसी परीक्षार्थी ने 52 अंक अर्जित किए, तो पाई आलेख में इसका संगत कोण बताइए। तो जैसे समझ लीजिएगा कि परीक्षा जो है कितने अंकों की है, 240 अंकों की है, ठीक है। और तमाम छात्र, ध्यान दीजिए तमाम छात्र हैं, उसमें से एक छात्र ने मान लीजिए कि 52 अंक प्राप्त किया। कितना अंक प्राप्त किया, मान लीजिए 52 अंक प्राप्त किया, ठीक। तो पूछ रहा है कि इसका संगत कोण बताइए, क्या बताइए, संगत कोण बताइए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल जो अंक है नीचे, ठीक है, और कितना अंक पाया बताइए, 52 अंक प्राप्त किया। और ये बताइए बदलना है किसमें, इसको कोण में बदलना है। तो पूरा वृत्त कितने अंश का होता है बताइए, 360 अंश का होता है। तो यहाँ पर हम 360 अंश से गुणा कर देंगे। तो देखिए 120 तिया 360, 120 दूनी 240, 2 से काटिए 26, 26 तिया हो गया 78। कितने अंश का कोण बनेगा बताइए, 78 अंश का कोण बनेगा। तो 17 नंबर वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तो आप सभी लोगों ने देखा कि देखिए थोड़ा समय का अभाव है, ठीक है। अगला क्लास है आपका ईवीएस का, तो 30 क्वेश्चन टोटल थे 2018 के, ठीक है। हमने 17 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए, कल 13 क्वेश्चन हम करा देंगे, क्योंकि लगातार जो क्लासेज हैं एक के पीछे एक लगी हुई हैं, ठीक है। तो चलिए बाकी 13 क्वेश्चन कल हम आपको करा देंगे। हाँ आप जरूर बताएंगे आज का क्लास आप सभी लोगों को कैसा लगा, ठीक है। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी लोग लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ऐसे युद्ध स्तर पर आप सभी लोग जुड़े रहिए, पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। तभी आप अनिवार्य रूप से यूपी टेट में आप सफल हो सकते हैं, जो कि जून में होना है, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जैसे रूबरू हुए आप लोग से बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच।